हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह इकोनॉमिक्स की बीए पार्ट सेकंड की क्लास है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, आर्थिक विचारों के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम अभी तक काफ़ी सारे वीडियोस में देख चुके हैं कि किस प्रकार अर्थशास्त्र, जो शुरू में एक राजनीतिक अर्थशास्त्र विषय के रूप में था, उसका किस तरह से विकास हुआ और विचारकों ने एक श्रृंखला के रूप में वणिकवाद से जो प्रारंभ हुआ, किस तरह अपने विचारों को प्रस्तुत किया। आज हमारा टॉपिक है डेविड रिकार्डो के आर्थिक विचार। आपको जैसा मालूम है, आपने माइक्रो वगैरह में और मैक्रो में रिकार्डो का काफ़ी नाम सुना है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत काफ़ी मशहूर है, जो आप फर्स्ट ईयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। आज हम रिकार्डो के समस्त आर्थिक विचार जो है उनका अध्ययन करेंगे। डेविड रिकार्डो का जन्म 1772 में एक यहूदी परिवार में हुआ था और इनके पिता शेयर बाजार की दलाली का कार्य करते थे। 12 वर्ष की आयु में ही रिकार्डो को वाणिज्य शिक्षा प्राप्त हुई और उसके पश्चात उन्होंने भी शेयर दलाली का कार्य शुरू किया और वो बैंकिंग और विनिमय की सूक्ष्मताओं से अवगत हो गए। उन्होंने अल्प अवधि में ही विशाल संपत्ति अर्जित करी। प्रारंभ में रिकार्डो की रुचि गणित, रसायन शास्त्र और भूगर्भ शास्त्र में थी, किंतु 1799 ईस्वी में एडम स्मिथ की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशंस पढ़ने के बाद उनका ध्यान आर्थिक समस्याओं की ओर आकर्षित हुआ। यद्यपि व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया, परंतु उन्होंने अर्थशास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों का गहराई से अध्ययन किया और 1817 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक राजनीतिक अर्थशास्त्र तथा करारोपण के सिद्धांत नामक पुस्तक छपी। 1819 में इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और ब्रिटिश संसद के एक सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए और इनके राष्ट्रीय ऋण मुक्त व्यापार, बैंक सुधार, कर प्रस्ताव, निर्धन व्यक्तियों की दशा में सुधार आदि पर विचार अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इनकी कृति जो है 1817 में प्रकाशित हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में मैकुलाक ने लिखा है कि यदि श्री रिकार्डो ने कुछ भी ना लिखा होता तो केवल इसे एक पुस्तक नहीं, उन्हें प्रथम श्रेणी के राजनीतिक अर्थशास्त्रियों में स्थान दिला दिया होता। रिकार्डो की मृत्यु के पश्चात उनकी दो रचनाएं, एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की योजना और दूसरा माल्थस के राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर नोट प्रकाशित की गई। रिकार्डो को प्रभावित करने वाले कारक। रिकार्डो पर समय तथा तात्कालीन विचारों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। एडम स्मिथ के युग में रिकार्डो के युग तक आते आते आर्थिक परिस्थितियों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ चुके थे। सामान्यतः उनके विचारों को निर्मित तथा परिवर्तित करने में इन तथ्यों ने योगदान दिया। फर्स्ट पॉइंट है औद्योगिक क्रांति। वह पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था जिसका कि एडम स्मिथ के साथ सूत्रपात हुआ था, रिकार्डो के समय तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। फलतः आर्थिक क्षेत्र में नए नए परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे थे, जैसे नए नए कारखाने स्थापित किए जा रहे थे, जिस कारण कारखाना पद्धति का विकास हो रहा था। मिल मालिकों तथा मजदूरों के पारस्परिक झगड़े शुरू हो गए थे, जिससे लोग यह सोचने पर बाध्य हो गए थे कि सभी वर्गों के हित एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। समाज में धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी की समस्या जोर पकड़ती जा रही थी। वह एक नया रूप था जिसे समझना समाज में आवश्यक था। उद्योगपतियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ चुकी थी। कारखानों के शहरों में होने के कारण ग्रामीण जनता शहरों की ओर बढ़ रही थी। शहरीकरण की समस्या सामने आ रही थी। रिकार्डो औद्योगिक प्रगति के इन प्रभावों को समझने और इन नव विकास से उत्पन्न समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अध्ययन कर रहे थे। दूसरा, कीमतों में वृद्धि। नेपोलियन का युद्ध व अन्य कारणों से सरकार ने मुद्रा की मात्रा में काफ़ी वृद्धि कर दी थी। परिणामतः वस्तुओं की कीमतें काफ़ी ऊंची हो गई थी। इस महंगाई ने पूर्ण समाज को विचलित कर दिया था। जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण जो न्यूनतम आवश्यकता होती है, अनाज अत्यंत महंगा हो गया था। खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए घटिया भूमि पर खेती की जाने लगी थी, जिससे अच्छी भूमि के स्वामियों को ऊंचा लगान मिलने लगा था। वितरण की समस्या का प्रकाश में आना। लगान में वृद्धि, अधिक मजदूरी की मांग तथा अधिकतम लाभार्जन के उद्देश्य से उद्योगपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण आदि आर्थिक घटनाओं से वितरण की समस्या अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। इससे पूर्व उत्पादन, मांग इत्यादि पर ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का ध्यान था, वितरण पर ध्यान नहीं दिया गया था। विरोधी हित व मूल्य निर्धारण की समस्या। एक ओर तो मिल मालिक अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए यह चाहते थे कि कच्चे माल की कीमतें नीची रहें, दूसरी ओर भूस्वामी यह चाहते थे कि खाद्यान्न तथा कच्चे माल की कीमतें ऊंची रहें। इन विरोधी हितों ने मूल्य निर्धारण की समस्या को भी बल प्रदान किया। रिकार्डो के पूर्ववर्ती विचारक, अर्थशास्त्रियों, प्रकृतिवादियों
एडम स्मिथ माल्थस के विचारों से रिकार्डो काफ़ी प्रभावित थे। वह इन अर्थशास्त्रियों के विभिन्न विचार विद्वत वर्ग में विशेष रूप से आलोचना का विषय बने हुए थे, क्योंकि नव विकास से उत्पन्न अधिकतम समस्याओं का समाधान इन विचारों से नहीं हो रहा था। इस समय में एक नई परिस्थिति की, नई व्यवस्था की आवश्यकता थी। रिकार्डो इस स्थिति से ही प्रभावित हुए और अपने नवीन विचार प्रस्तुत किए। रिकार्डो के आर्थिक विचार। रिकार्डो के अधिकांश आर्थिक विचार उनके प्रमुख ग्रंथ राजनीतिक अर्थशास्त्र एवं करारोपण के सिद्धांत में उपलब्ध हैं, परंतु इस पुस्तक का प्रमुख दोष यह है कि इसमें विचारों की क्रमबद्धता का अभाव है, क्योंकि एक ही विषय की विवेचना विभिन्न अध्यायों के अंतर्गत की गई है। परंतु यह भी निश्चित है कि रिकार्डो के सभी महत्वपूर्ण विचार इसी ग्रंथ में उपलब्ध होते हैं। रिकार्डो के आर्थिक विचारों का समुचित व स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम देख सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वितरण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दो सिद्धांत होते हैं, लगान का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रेंट और मजदूरी का सिद्धांत थ्योरी ऑफ वेजेस। इसके अलावा लाभ और ब्याज पर भी उन्होंने अपने विचार दिए। रिकार्डो का मूल्य का सिद्धांत प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, जब आप थर्ड ईयर में आएंगे जो फर्स्ट पेपर है उसमें रिकार्डो का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत फर्स्ट पेपर के अंदर पढ़ा जाता है। पत्र मुद्रा का निर्गमन तथा नियमन और आर्थिक विकास का सिद्धांत, करारोपण संबंधी विचार। सबसे पहले पढ़ेंगे वितरण के सिद्धांत में लगान का सिद्धांत। रिकार्डो ने मुख्य रूप से वितरण संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया। प्रोफेसर हेने के मतानुसार रिकार्डो ही एक ऐसा प्रथम अर्थशास्त्री है जिसने वितरण की समस्याओं का विवेचन अधिक वैज्ञानिक ढंग से किया और राष्ट्रीय आय में योग देने वाले विभिन्न साधनों के हिस्सों को निर्धारित करने के लिए विस्तृत नियम बनाए। रिकार्डो के पूर्व प्रकृतिवादी एडम स्मिथ, माल्थस आदि विद्वान भी धन के वितरण पर विचार व्यक्त कर चुके थे। इन विचारकों ने भी यह स्वीकार किया था कि उत्पादन के साधनों को उत्पादित वस्तुओं में से हिस्सा मिलना चाहिए। भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी और पूंजी को लाभ मिलना चाहिए, किंतु प्रत्येक साधन को कितना भाग मिलना चाहिए, इस प्रश्न के कोई समाधान सामने नहीं आया था। रिकार्डो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस समस्या के समाधान का प्रयास किया। उनका मत था कि सभी साधनों को एक ही सिद्धांत के अनुसार हिस्सा नहीं मिलता, बल्कि सभी साधनों को मालूम करने के लिए अलग अलग सिद्धांत होते हैं। इसलिए उन्होंने लगान का सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत और लाभ का सिद्धांत अलग अलग निर्धारित किए। रिकार्डो राष्ट्रीय आय के 3 प्रमुख हिस्सेदार मानते हैं, भूमिपति, श्रमिक और उत्पादक। इन तीनों हिस्सेदारों को क्रमशः भूमिपति को लगान मिलेगा, श्रमिकों को मजदूरी मिलेगी और उत्पादक को लाभ मिलेगा। इस प्रकार रिकार्डो ने लाभ और पूंजी में कोई अंतर नहीं किया। रिकार्डो के अनुसार राष्ट्रीय आय के आगे वितरण का क्रम इस प्रकार चलता है, यानी लाभ ऊंची मजदूरी पर निर्भर करते हैं, मजदूरी आवश्यक पदार्थों की कीमत पर और आवश्यक पदार्थों की कीमत मुख्य रूप से खाद्यान्न के मूल्य पर निर्भर करती है। रिकार्डो के मतानुसार जनसंख्या के दबाव के कारण कम उपजाऊ भूमि पर कृषि होगी और मजदूरी भरण पोषण की सीमा तक पहुंच जाएगी, और जब खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ जाएंगी तो मजदूरी भी अवश्य बढ़ेगी। इस प्रकार लाभ कम होता जाएगा। भूमिपतियों तथा मालिकों में संघर्ष उत्पन्न होता है। लगान का सिद्धांत। रिकार्डो के लगान सिद्धांत को जन्म देने वाले कृषि के विषयों के लेखक स्कॉटलैंड निवासी जेम्स एंडरसन थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ लेखकों ने लगान पर प्रकाश डाला था। अर्थशास्त्र में लगान का विचार संभवतः सबसे पहले प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने अपने वितरण संबंधी योजना में इसका उपयोग किया और लगान को एक ऐसी बचत माना जो कृषि उत्पादन में प्रकृति की दया से उपलब्ध होती है। एडम स्मिथ ने भी लगान को ईश्वरीय देन बताया था। माल्थस ने भी एडम स्मिथ का समर्थन करते हुए कहा कि लगान प्रकृति की उदारता के फलस्वरूप प्राप्त होता है, इसके लिए प्रकृति को कुछ पारितोषिक नहीं देना पड़ता है। लगान क्या है? रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि के मौलिक व अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। रिकार्डो का मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों से तात्पर्य भूमि की उन शक्तियों से है जिसके कारण भिन्न भिन्न भूमि के टुकड़ों पर उपजाऊपन की विभिन्नता होती है। इस कारण उपजाऊपन के दृष्टिकोण से भूमि की विभिन्न श्रेणियां बन जाती हैं। रिकार्डो के अनुसार भूमि के उपजाऊपन में यह विभिन्नता ही आर्थिक लगान का मुख्य कारण है। कुछ टुकड़ों की उपजाऊ शक्ति दूसरे टुकड़ों की अपेक्षा अधिक होती है, जिसके कारण यह टुकड़े अन्य टुकड़ों से अधिक उपज देते हैं। अच्छी एवं घटिया भूमि में अंतर ही आर्थिक लगान है। प्राचीन काल में भूमि अपरिमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार भूमि को काम में लेता था। ऐसी स्थिति में भूमि पर कोई लगान उपलब्ध नहीं होता था। परंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों की भूमि की मांग भी बढ़ी और अच्छी भूमि की मात्रा सीमित होने के कारण लोग घटिया भूमि पर खेती करने लगे। इस प्रकार दोनों प्रकार की भूमि पर
पूंजी और श्रम की समान इकाइयों का उपयोग करने से कम उपजाऊ भूमि की उपज अधिक उपजाऊ भूमि की अपेक्षा कम होती है। इस तरह से लगान बढ़िया और घटिया भूमि की उपज के अंतर के बराबर होता है। अतः लगान एक भेदात्मक बचत है। रिकार्डो के अनुसार लगान अधिसीमांत तथा सीमांत भूमि की उपजों का अंतर है। रिकार्डो का मत है कि सीमांत भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी भूमि पर आय तथा उत्पादन का अंतर अधिक होगा, तो यह अंतर आर्थिक लागत है। रिकार्डो के लगान के सिद्धांत के मुख्य तत्व। रिकार्डो का मत है कि अनाज का मूल्य इसलिए ऊंचा नहीं है कि लगान ऊंचा है। दूसरे शब्दों में, अनाज के मूल्य पर लगान का तनिक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि लगान पर अनाज के मूल्य का प्रभाव पड़ता है। रिकार्डो के दो कथन हैं। लगान मूल्य निर्धारित नहीं करता, अर्थात वे कृषि उपज के मूल्य का अंग नहीं है, और दूसरा, मूल्य ही लगान निर्धारण करता है, अर्थात कृषि उपज का मूल्य लगान पर प्रभाव डालता है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत के मुख्य तत्व। पहला, लगान प्रकृति की कृपणता या कंजूसी के कारण उत्पन्न होता है। रिकार्डो के अनुसार लगान प्रकृति की कृपणता या सीमितता के कारण होता है। निम्न श्रेणी की भूमि पर खेती करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि उत्तम श्रेणी की भूमि की मात्रा सीमित होती है। इसी प्रकार गहन खेती में श्रम और पूंजी की अगली इकाइयां केवल इसी कारण कम उपज प्रदान करती हैं। भूमि की उर्वरता निश्चित अथवा सीमित है। लगान इसी कारण उत्पन्न होता है। ना तो भूमि की पूर्ति प्रचुर होती है और ना ही उसकी उर्वरता में श्रम और पूंजी की वृद्धि के अनुपात में वृद्धि करना संभव होता है। दूसरा है, लगान भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों का प्रतिफल है, अर्थात भूमि के विभिन्न टुकड़ों के उपजाऊ मन में विभिन्नता के कारण लगान उत्पन्न होता है। लगान अनुपार्जित आय है। रिकार्डो का सिद्धांत यह भी स्पष्ट करता है कि लगान भूमिपति के प्रयत्नों का फल नहीं है। लगान उपज की कीमत उत्पादन लागत से लगान से अधिक होने के कारण प्रकट होता है, अतः यह एक अनुपार्जित आय है। लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता, बल्कि मूल्य ही लगान को प्रभावित करता है। लगान वस्तु के मूल्य में सम्मिलित नहीं होता, क्योंकि निम्न कोटि की भूमि पर खेती तभी की जा सकती है जबकि मूल्य इतना बढ़ जाए कि उस भूमि की उपज से उत्पादन लागत निकल जाए, अतः मूल्य ही लगान का निर्धारण करता है। सिद्धांत की मान्यताएं। यह सिद्धांत दीर्घकालीन है। यह सिद्धांत सीमांत भूमि तथा लगान रहित भूमि के विचार पर आधारित है। यह मान लिया गया है कि भूमि की पूर्ति, मात्रा और गुण दोनों दृष्टियों से सीमित है। लगान केवल भूमि पर ही उत्पन्न होता है, अर्थात भूमि को छोड़कर उत्पत्ति के किसी अन्य साधन पर नहीं होता है। विभिन्न भूभागों को उनकी उर्वरता के क्रम में जोता जाता है, अर्थात यहाँ सबसे पहले उपजाऊ भूमि पर खेती की जाती है। लगान उत्पन्न होने के कारण भूमि की उर्वरता और स्थिति में विभिन्नता है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि कृषि पर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है और जनसंख्या के बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लगान को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। पहला है जनसंख्या में वृद्धि। किसी भी देश की जनसंख्या में वृद्धि होने पर कृषि पदार्थों की मांग बढ़ जाती है, इसलिए मांग को संतुष्ट करने के लिए भूमि प्रधान और श्रम प्रधान दोनों प्रकार की खेती की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और सीमांत भूमि पर खेती की जाती है, जिससे लगान उत्पन्न होता है। कृषि की उन्नति। कृषि की विधियों में सुधार होने से कृषि उत्पादन बढ़ जाता है। यदि खाद्यान्न की मांग स्थिर रहे तो उनकी कीमत स्पष्टतः गिर जाएगी और सीमांत भूमि का जोता जाना बंद हो जाएगा, वह अधिसीमांत हो जाएगी और लगान घट जाएगा। परंतु यदि कृषि उत्पादन में कृषि के तदनुरूप खाद्यान्नों की मांगों में वृद्धि हो जाती है तो लगान पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पष्ट है, उपभोक्ता और भूमिपति के हित परस्पर विरोधी होते हैं। उपभोक्ता का हित इसमें है कि खाद्यान्नों की कीमतों में कमी हो, इससे भूमिपतियों का लगान कम होने लगता है, जिससे उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परिवहन के साधनों का विकास। परिवहन के साधनों में विकास होने से बाजार से कुछ दूरी पर स्थित भूमि के टुकड़ों की उपज का उत्पादन व्यय घट जाता है, जिससे लगान में वृद्धि हो जाती है। परंतु परिवहन के साधनों का विस्तृत होने से यह भी संभव है कि विदेशों से सस्ता खाद्यान्न आने लगे। ऐसी परिस्थिति में भी लगान के घटने की प्रवृत्ति होगी। आर्थिक उन्नति। आर्थिक उन्नति के परिणाम उसी प्रकार के होते हैं जैसे जनसंख्या वृद्धि के, अर्थात लगान में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि रहन सहन का स्तर उन्नति हो जाने से खाने पीने और पहनने के लिए अधिक वस्तुओं की आवश्यकता होने लगती है। खेती के अतिरिक्त अन्य कार्यों जैसे उद्यान, खेल के मैदान आदि के लिए भी भूमि की मांग में वृद्धि होने लगती है। प्रकृतिवादियों के शुद्ध उत्पादन तथा रिकार्डो के लगान में अंतर है, और रिकार्डो के लगान सिद्धांत की भी अनेक आलोचनाएं की गई कि भूमि की अविनाशी तथा मौलिक शक्तियां नहीं होती हैं। कृषि का ऐतिहासिक क्रम गलत है।
सीमांत भूमि या लगानहीन भूमि की कल्पना ही मिथ्या है। पूर्ण प्रतियोगिता और दीर्घकाल की मान्यताएं अवास्तविक है। लगान भूमि की मात्रा सीमित होने का परिणाम है, ना कि उर्वरता का। लगान केवल भूमि की विशेषता नहीं है। लगान के निर्धारण के लिए एक पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।